कभी कभी कुछ पेड़ बस पेड़ नहीं होते, उनकी जड़ों में दबी होती है सदियों पुरानी कहानियां। रात के अंधेरे में वो सरसराते हैं और हवा उनकी फुसफुसाहट हमें सुनाती है। आज मैं आपको ले चलूंगा इंग्लैंड के एक ऐसे मैनर हाउस की ओर जहां एक ऐश ट्री खड़ा था। सीधा साधा पेड़, दिखने में तो बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसकी डालियों पर टंगा था मौत का साया। साल था 1690। इंग्लैंड के ग्रामीण काउंटी में फैला हुआ था एक पुराना और भव्य मैनर हाउस। वो ऊंची पहाड़ी पर बना था जिसके चारों ओर हरे भरे खेत और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे। दिन में ये मैनर किसी राज से कले जैसा लगता, लेकिन रात को इसकी खिड़कियां किसी अंधेरे गुफा की आंखों जैसी चमकती। इस मैनर के पास ही खड़ा था एक विशाल ऐश ट्री। उसकी मोटी जड़ें जमीन के अंदर सांप की तरह फैली हुई थी। उसकी डालियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी उसके बीच से नहीं निकल पाती। गांव वाले कहते उस पेड़ की छाया में बैठना अपशकुन है, क्योंकि जब हवा चलती तो उसकी डालियां ऐसी आवाज करती मानो कोई इंसान धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। इस मैनर का मालिक था सर मैथ्यू फेल, लंबा चौड़ा कठोर चेहरे वाला आदमी जिसकी आंखों में कठोरता और अहंकार दोनों थे। गांव के लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। सर मैथ्यू कानून का पालन करने वाला आदमी था, लेकिन साथ ही बहुत कठोर। गांव में अगर कोई चोरी करता तो वो उसे बख्शता नहीं। अगर कोई अजीब हरकत करता तो वो तुरंत सजा सुना देता। और यही कठोरता एक दिन उसे एक औरत से भिड़ा देगी जो मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। गांव वाले महीनों से एक औरत के बारे में बातें कर रहे थे। उसका नाम कोई साफ साफ नहीं बताता। कभी कोई उसे मदर श्राइक कहता तो कभी बस वो औरत। कहते थे वो जंगल में अकेली रहती थी। रात को उसके झोपड़े से अजीब रोशनी निकलती। कभी उसे पेड़ों के बीच देखा जाता, जानवरों से बात करते हुए। कभी वो गांव के कुएं पर आकर औरतों के बच्चों को घूरती रहती और अगले ही दिन वो बच्चे बुखार में तड़पने लगते। लोग फुसफुसाते, ये मदर श्राइक विच है, ये काली ताकतों से जुड़ी हुई है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। फिर भी डर फैलता जा रहा था। एक ठंडी सुबह गांव वालों का सब्र टूट गया। एक बच्चा रहस्यमय तरीके से मर गया। लोगों ने उसकी लाश पर छोटे छोटे नीले निशान देखे और तुरंत सबने उंगली उठाई उस औरत की तरफ। गुस्साई भीड़ ने उसके झोपड़े पर धावा बोला। वो औरत चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें गहरी और अजीब थीं। कहते हैं जब उसे पकड़कर घसीटा जा रहा था तो उसने कहा, तुम मुझे बांध सकते हो, मार सकते हो, लेकिन जो जड़ें मैं बो चुकी हूं उन्हें कोई नहीं काट पाएगा। उसे मैनर लाया गया। सर मैथ्यू उसके सामने बैठा था। उसके दोनों ओर मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी और बाहर हवा से ऐश ट्री की डालियां खिड़की से टकरा रही थी। सर मैथ्यू ने सख्ती से कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने शैतानी ताकतों के सहारे गांव को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम इसे मानती हो? औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। मैंने तुम्हें या तुम्हारे गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हां, मेरे पास वो ताकत है जिसे तुम समझ नहीं पाओगे। गांव वाले चीख पड़े, विच विच। सर मैथ्यू ने फैसला सुना दिया, इस औरत को मौत की सजा दी जाती है, फांसी दी जाएगी। इसी मैनर के आंगन में फांसी का मंच तैयार किया गया और संयोग से या शायद श्राप की योजना से वो मंच बना था उसी ऐश ट्री की छाया में। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और आकाश पर अंधेरा छा रहा था। लोग इकट्ठा हो गए। बच्चे अपनी माओं की गोद में कांप रहे थे। पुरुष मशाले थामे खड़े थे। जब उस औरत को रस्सी के फंदे तक लाया गया तो हवा अचानक तेज हो गई। ऐश ट्री की डालियां हिलने लगीं, मानो पेड़ खुद गवाह बनना चाहता हो। उस औरत ने लोगों की तरफ देखा और फिर सीधा सर मैथ्यू की आंखों में झांका। उसकी आवाज गूंज उठी, सर मैथ्यू, तुम्हें लगता है तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरी मौत तुम्हारा अंत होगी। तुम्हारा खून इसी पेड़ की जड़ों में समा जाएगा और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वंशज इसी पेड़ के जहर से मरेंगे। भीड़ सहम गई। फिर भी रस्सी कसती गई
औरत का शरीर झटके से हवा में लटक गया। उसकी आंखें आखिरी पल तक ऐश ट्री की डालियों पर टिकी रहीं। फिर सब शांत हो गया। उस रात लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन कोई चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि जब रात के सन्नाटे में हवा चली तो ऐश ट्री की डालियां आपस में टकराईं और आवाज आई जैसे कोई औरत धीरे धीरे हंस रही हो। उस रात, जिस रात उस औरत को फांसी दी गई, मैनर के लोग भले ही अपने अपने घर लौट आए हों, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी, जैसे ऐश ट्री की डालियों पर अब सिर्फ पत्ते ही नहीं बल्कि कोई अदृश्य परछाई भी लटक रही हो। फांसी के अगले ही दिन लोग फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, कल रात मैंने पेड़ की डालियों में कुछ अजीब सा हिलता डुलता देखा। दूसरा बोला, नहीं, वो बस हवा थी। लेकिन तीसरे ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने साफ सुना, कोई हंस रहा था, एक औरत की हंसी। गांव वालों ने तय कर लिया कि अब उस पेड़ की छाया में कोई नहीं जाएगा। कुएं से पानी लेने वाली औरतें भी रास्ता बदल देती थीं। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि शाम ढलने से पहले घर लौट आएं। लेकिन सर मैथ्यू, वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब अंधविश्वास था। वो कहता, अगर डर ही इंसानों को चलाएगा तो कानून और इंसाफ का क्या मतलब रह जाएगा। सर मैथ्यू का कमरा मैनर की ऊपरी मंजिल पर था। उसकी खिड़की सीधे ऐश ट्री की ओर खुलती थी। रात को जब हवा चलती तो पेड़ की डालियां खिड़की से टकराकर अजीब आवाज करती। कभी कभी लगता जैसे कोई पंजों से शीशे को खरोच रहा हो। सर्वेंट्स उस कमरे में जाने से डरते थे, लेकिन सर मैथ्यू हंसकर कहता, डरपोक हो तुम सब, ये बस हवा और पत्तों की आवाज है। एक रात सर मैथ्यू देर तक अपने कमरे में जागता रहा। मशाल की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। कमरे में सन्नाटा था। तभी उसे खिड़की के पास हलचल महसूस हुई, जैसे पेड़ की शाखाओं से कुछ नीचे सरक रहा हो। उसने गौर से देखा, पर अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आया। फिर उसे सुनाई दी एक सरसराहट, जैसे सैकड़ों छोटे छोटे पंजे लकड़ी पर दौड़ रहे हों। वो आवाज सीधी ऐश ट्री से आ रही थी। सर मैथ्यू ने मोमबत्ती उठाई, लेकिन जैसे ही रोशनी पेड़ पर पड़ी, सब कुछ सामान्य लगने लगा। बस हवा थी, बस डालियां हिल रही थीं। वो मुस्कुराया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन बाहर पेड़ की एक खोखली डाल में दो छोटी सी लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। कुछ हफ्ते बीत गए। गांव वाले धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे थे, लेकिन एक रात 3 बजे के करीब मैनर से अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। सर्वेंट्स नींद से जाग उठे। सब भागकर सर मैथ्यू के कमरे की ओर दौड़े। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से लगातार अजीब आवाजें आ रही थीं, खरोचने की, फुसफुसाने की और एक आदमी की घुटती हुई चीख की। काफी कोशिश के बाद दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा सामने आया उसने सबका खून जमा दिया। सर मैथ्यू अपने बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन जिस हालत में उसे देखना तक मुश्किल था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं और पूरे शरीर पर सैकड़ों छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने एक साथ कई जगह काटा हो। सर्वेंट्स कांप रहे थे। एक नौकर ने डरते हुए कहा, ये तो वैसा ही है जैसा उस औरत ने कहा था। उसने कहा था तुम्हारा खून इस पेड़ की जड़ों में समाएगा और देखो, उसका श्राप सच हो गया। कमरे में अजीब गंध फैली थी, जैसे जहरीली मक्खियों या जले हुए पालों की। बाहर खिड़की पर ऐश ट्री की डालियां हवा से हिल रही थीं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उनमें कुछ और भी हिल रहा था, कुछ छोटा, कुछ तेज, जो डाल से डाल पर रेंग रहा था। दरअसल यही असली चीज थी जिसने सर मैथ्यू की जान ली थी। अगली सुबह मैनर और गांव में हलचल मच गई। सर मैथ्यू फेल, इतना सख्त और ताकतवर आदमी, एक ही रात में रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। ये वही विच का श्राप है। उसने कहा था फेल परिवार का खून इस पेड़ में समा जाएगा, इस पेड़ को काट देना चाहिए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी उस पेड़ को हाथ लगाने की। हर कोई मानता था अगर कोई उस ऐश ट्री को काटने की कोशिश करेगा तो वही पेड़ उसकी कब्र बन जाएगा। सर मैथ्यू को मैनर के पास दफनाया गया, लेकिन अजीब बात यह थी उसकी कब्र पर हमेशा छाया रहती थी। चाहे धूप कितनी भी तेज हो, सर मैथ्यू की कब्र कभी पूरी तरह रोशन नहीं होती। लोग कहते, ये पेड़ अब सर मैथ्यू का खून पी चुका है, ये जड़ें अब और भी गहरी हो गई हैं। रात को गांव वाले साफ साफ देखते ऐश ट्री की डालियों में कुछ चमकती आंखें, कभी 2, कभी 4, कभी दर्जनों। और जब हवा चलती तो लगता जैसे पेड़ की सरसराहट नहीं बल्कि कोई धीमी हंसी गूंज रही हो। सर मैथ्यू फेल की मौत उस श्राप की शुरुआत थी
जिसने आने वाली पीढ़ियों को निगल जाना था। सर मैथ्यू फेल की मौत को सालों बीत चुके थे। मैनर अब उसके पोते सर रिचर्ड फेल के पास था, एक जवान, उत्साही और थोड़ा अहंकारी आदमी। लेकिन सर रिचर्ड को नहीं पता था कि वो जिस मैनर में रहने आया है, वहां हर पत्थर, हर दीवार और हर डाल उसकी मौत का इंतजार कर रही थी। सर रिचर्ड बिल्कुल अपने दादा से अलग था। वो जवान था, उत्साही था और लोगों की मान्यताओं पर हंसता था। गांव वाले अक्सर उससे कहते, सर रिचर्ड, उस पेड़ की छाया से दूर रहिए, वो श्रापित है। लेकिन सर रिचर्ड हमेशा मुस्कुरा के जवाब देता, पेड़? क्या एक पेड़ मुझे नुकसान पहुंचाएगा? तुम सब डरपोक हो, बस अंधविश्वास में जीते हो। गांव वाले सिर झुका लेते, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से सर मैथ्यू की मौत देखी थी। लेकिन सर रिचर्ड नहीं मानता था। सर रिचर्ड ने मैनर की मरम्मत करवाई, दीवारों पर नए पर्दे टांगे गए, कीमती फर्नीचर मंगाया गया। मैनर एक बार फिर राजसी और भव्य दिखने लगा। लेकिन एक चीज वैसी ही रही, मैनर की खिड़की के पास खड़ा हुआ ऐश ट्री। दिन में पेड़ शांत दिखता, लेकिन शाम ढलते ही उसकी परछाई मैनर की दीवारों पर ऐसे चढ़ जाती मानो कोई काला धब्बा धीरे धीरे पूरे घर को निगल रहा हो। सर रिचर्ड ने वही कमरा चुना जहां उसके दादा सर मैथ्यू सोया करते थे, वही कमरा जिसकी खिड़की सीधे ऐश ट्री के डालियों की तरफ खुलती थी। रात को जब हवा चलती तो डालियां खिड़की से टकराती। कभी कभी लगता जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। सर्वेंट्स डरते थे। एक बूढ़ी नौकरानी ने कहा, मालिक, उस कमरे में मत रहिए, वहां बुराई है। लेकिन सर रिचर्ड हंसकर बोला, बुराई? ये सब बेकार की कहानियां हैं। मेरे दादा बस बीमार थे और अचानक मर गए। इसका पेड़ से कोई लेना देना नहीं है। सर रिचर्ड ने एक रात देर तक मोमबत्ती जलाकर किताब पढ़ी। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन अचानक उसे लगा खिड़की के बाहर कुछ हिला। उसने आंखें उठाई और देखा पेड़ की एक शाखा धीरे धीरे खिड़की से रगड़ खा रही थी। लेकिन यह सामान्य हवा की हरकत नहीं थी। शाखा बार बार उसी जगह खिसक रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ा हो। सर रिचर्ड ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। नीचे घना अंधेरा था, लेकिन ऐश ट्री की डालियों में कुछ चमकता हुआ नजर आया, जैसे दो छोटी छोटी लाल आंखें। वो झपकते ही गायब हो गईं। सर रिचर्ड ने खुद से कहा, बस मेरा वहम है, और खिड़की बंद कर दी। अगले दिन गांव वाले बातें कर रहे थे। कल रात मैंने मैनर से चीख सुनी। नहीं, चीख नहीं, कोई अजीब आवाज थी, जैसे सरसराहट। मुझे तो लगा पेड़ की डालियां खिड़की के अंदर चली गई थी। लोग सर रिचर्ड के पास पहुंचे, लेकिन उसने सबको हंसकर टाल दिया। तुम सब बस कहानियां करते हो। मेरा ख्याल है यह ऐश ट्री गांव का सबसे पुराना और सुंदर पेड़ है। इसे काटने की बात मत करो। लोग चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस रात सर रिचर्ड सो रहा था, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन खिड़की से एक अजीब फुसफुसाहट आ रही थी, मानो कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। रिचर्ड, रिचर्ड। उसने उठकर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस पेड़ की डालियां हिल रही थी। फिर अचानक उसे लगा कि खिड़की की सलाखों पर कुछ रेंग रहा है। वो पास गया और देखा एक काली छाया सीधी शाखा से नीचे उतर रही थी। उसका शरीर अजीब था, आधा मकड़ी आधा कुछ और। उसके 8 पैर खिड़की पर खटखटाते हुए चल रहे थे। सर रिचर्ड ने तुरंत मोमबत्ती उठाई, लेकिन रोशनी पड़ते ही वो जीव गायब हो गया। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सिर्फ सपना था, मैं बहुत थका हुआ हूं। लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। कुछ दिन बाद मैनर का एक नौकर अचानक भागता हुआ गांव में पहुंचा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने हाँफते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐश ट्री से कुछ जीव नीचे उतर रहे थे। वो मकड़ी जैसे थे, लेकिन इंसान के चेहरे की तरह। उनकी आंखें लाल थीं और उनके पैरों से जहर टपक रहा था। वो सर रिचर्ड के कमरे की खिड़की से अंदर घुस गए। गांव वाले सहम गए, लेकिन सर रिचर्ड ने अगले दिन सबको आश्वस्त किया, मेरे कमरे में कुछ भी नहीं आया, ये बस डर के मारे मति भ्रम है। लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। सर रिचर्ड फेल अब सीधे उस श्राप की गिरफ्त में था, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं था कि उसके दादा की मौत और वो ऐश ट्री एक ही कहानी के दो पहलू थे। कभी कभी मौत धीरे धीरे करीब आती है। वो दरवाजा नहीं खटखटाती, बस खिड़की के बाहर खड़ी रहती है और इंतजार करती है। सर रिचर्ड की जिंदगी में वो खिड़की थी ऐश ट्री की डालियों की तरफ। वो रात ठंडी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे।
मैनर की दीवारों पर लहराती परछाइयां किसी डरावने नाटक का मंचन कर रही थीं। सर रिचर्ड अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, जैसे हवा में कोई अदृश्य सांसें चल रही हों। बाहर ऐश ट्री शांत खड़ा था, लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उसकी शाखाओं के बीच कुछ हलचल साफ दिखती। सर रिचर्ड को अचानक फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रिचर्ड, रिचर्ड। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खिड़की पर पर्दा गिराने की कोशिश की, लेकिन पर्दे के पीछे से वही अजीब सरसराहट जारी रही। अचानक सरसराहट और तेज हो गई। अब ये सिर्फ हवा की आवाज नहीं थी, ये सैकड़ों छोटे छोटे पैरों की खटखट थी। सर रिचर्ड ने कांपते हाथों से मोमबत्ती उठाई। उसकी रोशनी खिड़की पर पड़ी और उसने देखा ऐश ट्री की डालियों से धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे भयानक जीव। वो मकड़ी जैसे थे, लेकिन इंसानी आकार की झलक लिए हुए। उनके शरीर फूले हुए और रोंगटे खड़े करने वाले थे। उनकी आंखें लाल और चमकती थीं और उनके पैरों से जहरीली बूंदें टपक रही थीं। सर रिचर्ड चीख पड़ा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन एक एक करके दर्जनों जीव खिड़की से अंदर घुस आए। कमरे की दीवारों, छत और फर्श पर भर गए। उनकी हरकत से लकड़ी की आवाज गूंज रही थी, जैसे पूरा कमरा किसी जाल में फंस गया हो। सर रिचर्ड ने तलवार उठाई। उसने एक जीव पर वार किया, लेकिन बाकी तुरंत उस पर टूट पड़े। उनके छोटे छोटे दांत उसकी त्वचा में धंस गए। उसके पूरे शरीर पर जलन और दर्द फैल गया। वो तड़पने लगा। उसकी चीख पूरे मैनर में गूंज उठी। सर्वेंट्स दरवाजे के बाहर जमा हो गए, लेकिन अंदर आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दरवाजे के पीछे से बस यही सुनाई दे रहा था, सर रिचर्ड की चीखें और असंख्य जीवों की सरसराहट। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सर रिचर्ड की लाश बिस्तर पर मिली। उसके चेहरे पर वही नीले निशान थे, आंखें बाहर निकली हुई और शरीर पर छोटे छोटे छेद, जैसे किसी ने बार बार काटा हो। कमरे में अजीब गंध फैली थी, जहर और मौत की। अगले दिन गांव वालों को यह खबर मिली। अब किसी को शक नहीं रहा, ये वही श्राप था, वही बद्दुआ जो उस औरत ने दी थी। लोग कहने लगे, अगर इस ऐश ट्री को अब भी नहीं जलाया गया तो ये पूरा फेल परिवार निगल जाएगा। सर्वेंट्स, विलेजर्स और कुछ बहादुर लोग मशाले लेकर मैनर पहुंचे। शाम ढलते ही उन्होंने ऐश ट्री के चारों ओर आग लगा दी। पहले पेड़ सुलगने लगा, उसकी डालियों से चिंगारियां उठीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी चीख निकल गई। पेड़ की जड़ों और खोखनों से सैकड़ों हजारों जहरीली मकड़ियां बाहर निकल पड़ीं। वो जमीन पर दौड़ने लगीं। कुछ गांव वालों के पैरों पर चढ़ गईं। लोग आग की तरफ भागे और उन्हें जलाकर मारने लगे। पूरा ऐश ट्री मानो किसी जीव की तरह तड़प रहा था। उसकी डालियां कांप रही थीं और उसके अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे आग ने पूरे पेड़ को घेर लिया। मकड़ियां जलकर राख हो गईं। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। जब पेड़ पूरी तरह जल चुका तो उसकी राख में लोगों को कुछ अजीब नजर आया। वहां पड़ी थी एक इंसान की काली जली हुई हड्डियां। वो वही औरत थी, वही विच, जिसे सालों पहले सर मैथ्यू ने इसी पेड़ के नीचे फांसी दी थी। लोगों को अब समझ आया, उस औरत की आत्मा और उसका श्राप इसी पेड़ की जड़ों और डालियों ने बस गया था, और उसके बनाए हुए जहरीले जीव फेल परिवार का खून पी रहे थे। ऐश ट्री जलकर राख हो गया। उसकी जगह बस काली मिट्टी और जली हुई गंध रह गई। लेकिन लोग कहते हैं, रात को अगर कोई उस जगह से गुजरे तो हवा में अब भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, रिचर्ड, रिचर्ड। कभी कभी पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, उनकी जड़ों में दबी होती है खून, श्राप और इंतजार। द ऐश ट्री इसका जीता जागता सबूत था।